हेलो थ्री एंड फैमिली, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया हो। अगर आप सभी लोग को बढ़िया होना भी चाहिए तो चलो फटाफट से अपने एपिसोड का एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस एपिसोड में क्या होने वाला है। मे बी कल पिछला जो एपिसोड था वो थोड़ा सा बीच में एंड हो गया। मैं चाहता था उसे कंप्लीट करना, लेकिन थक गया था रे बाबा, बहुत ज्यादा थक गया था। बहुत जोर की नींद आ रही थी और लॉन्डो के फोन भी आ रहे थे, BGMI में आ जा, PUBG में आ जा। घर वाले कह रहे थे खाना खा ले, एक साथ तीन चार चीजें। तो फिर मैं उसको वहाँ पे रोक दिया, लेकिन 36 मिनट का एक्सप्लेन किया था तो थोड़ा सा अपनी तरफ से भी लाइक से सब्सक्राइब वीडियो को कर दिया करो, कमेंट भी कर ही दिया करो। बाकी तो तुम लोगों ने कर दिया होगा। कान में ईयरफोन घुसेड़ लो। चलो देखते हैं अब इस एपिसोड को, लेकिन उससे पहले मैं बता देता हूँ पिछला एपिसोड। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो यान जैनी के पास जाता है और जैनी से कहता है कि मुझे ऑक्शन हाउस देखने चलना है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी। दोस्त अब तो जैनी जोयान को देखकर काफी हैरान होती है कि वास्तव में बंदा मुझसे कंपनी मांगने के लिए आया था। साथ ही वहाँ पे जॉन ने लोंगी से सबको इंट्रोड्यूस करा दिया होता है और लैंगटियान को लोंगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप दी होती है। जिसके बाद जॉन ऑक्शन हाउस में आता है तो वहाँ पे एक अलग ही बवाल चल रहा होता है। सारी चीजें निकल जाती हैं, जॉन को कुछ भी पसंद नहीं आता। हालांकि ऐसा नहीं था कि जॉन को चीजें पसंद नहीं आई थी कोई जियोकुई के लिए, कोई एल्डर के लिए, कोई कुछ और के लिए, बट जॉन को पता था ये सब चीजें सेकंड क्लास चीजें हैं, अच्छी नहीं है। हालांकि तभी जो यान लास्ट की 3 चीजें दिखाई देती हैं, जिसमें से पहली चीज होती है वर्ल्ड रैंक का एक बैटल स्किल जो कि विव अटैक होता है। तभी जॉन को किंग मुयर याद आती, क्योंकि वो भी विव यूज करती थी। जॉन ये लेना चाहता था, लेकिन तभी वहाँ किंग मुयर इसके लिए बोली लगाना स्टार्ट कर देती, क्योंकि किंग मुयर भी पहुंच गई थी। तभी जॉन ये देखकर काफी हैरान होता है कि अरे बाबा रे, ये लड़की यहाँ पहुंच गई, ये पीछा कब छोड़ेगी मेरा। लेकिन तभी बोली बढ़ते बढ़ते एक ब्लैक कलर का पर्सन किंग मुयर से 6 मिलियन की बोली लगवा देता है और इसके बाद कहता है मैं पैसे देखना चाहता हूँ कि है इनके पास कि नहीं। मुयर के पास उतने पैसे नहीं होते, बेचारी उदास हो जाती है। लेकिन तभी अपना ठरकी आता है और कहता है अरे चच्चा रुको थोड़ा, ज्यादा उखलाओ नहीं, वो डेमन एम्परर की सिस्टर है, उसके पास इतना पैसा ना होगा। हमको तो लगता है तुम बात घुमाए रहे हो। तो वो जियान की बात पे ज्यादा ध्यान न देते हुए कहता है ऐसा लगता है कि तुम इसे डिफेंड करना चाहते हो। जिसके बाद मैं बेशर्मी से वो एपिसोड वहीं एंड कर देता हूँ। तो ये एपिसोड स्टार्ट होता है जस्ट वहीं से। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में ब्लू ब्लैक पर्सन जोयान की तरफ देखते हुए कहता है क्या तुम वास्तव में बात को मुद्दे से भटकाना चाहते हो। तभी जैनी की आवाज आती है, इस बंदे की जबान काफी अच्छी है और ये बोलने में काफी एक्सपर्ट है। ये कोई मिस्टीरियस पर्सन ही लगता है, बात बस इतनी है कि इसने अपना चेहरा छिपा रखा है और हम इसकी आइडेंटिटी का पता नहीं लगा सकते। और वो दोनों ही जानते थे कि ये सिचुएशन जानबूझकर क्रिएट की गई थी और ऐसा जैनी जॉन को वॉइस ट्रांसमिशन भेजती है। तभी जॉन भी से हिलाता है और उसे पता था कि हर किसी को समझाने के लिए पैसा तो निकालना ही पड़ेगा। तभी जॉन कहता है तुम कहना चाहते हो कि डेमन एम्परर की लिटिल सिस्टर के पास पैसा नहीं होगा, अरे इतना पैसा तो मैं भी ऐसे ही निकाल सकता हूँ। और ऐसे कहते हुए जॉन अपनी रिंग को फ्लिप करता है और एक पर्पल कार्ड सीधा ही जो यान के हाथ से ऑक्शन हाउस के उस मैनेजमेंट एल्डर के हाथ में आ जाता है। और वो जैसे ही इसे चेक करता है तो काफी हैरान होता है। साथ ही जॉन कहता है तुम भी इसे टेस्ट कर सकते हो। जॉन काफी कॉन्फिडेंट होता है क्योंकि इस टाइम के दौरान उस कार्ड में किंगलिन लिक्विड और ब्लड क्विपिल की कमाई से जो पैसा मिला था वो उसके अंदर होता है। हालांकि यह कम से कम 6 मिलियन से तो ज्यादा था, पर जॉन ने डाउडी कॉन्टिनेंट के अंदर काफी सारे इंग्रेडिएंट, काफी सारी चीजों में अपना पैसा उड़ा दिया था। लेकिन अभी भी इसमें 6 मिलियन रुपीस होते हैं, आई मीन गोल्ड ड्रैगन टेल्स। जिसके बाद वो कहता है एल्डर, ये वर्ल्ड रैंक बैटल स्किल जो कि इंटरमीडिएट रैंक की है, मैं डेमन एम्परर की लिटिल सिस्टर को गिफ्ट में देना चाहूंगा। और सबके सामने जॉन वास्तव फुल कॉन्फिडेंट तरीके से बोल रहा होता है। दूसरी तरफ सभी काफी हैरान होते हैं। दूसरी तरफ किंग मुयर और एल्डर भी काफी हैरान होते हैं। उन्हें पता था ये जो कीमत थी वो काफी बड़ी थी। साथ ही जॉन ने 6 मिलियन कॉइन निकाल दिए थे, तो वो बंदा भी काफी हैरान था और वो अब वो बात नहीं बोल पा रहा था जो वो बोलना चाहता था। साथ ही ब्लड डेमन एम्परर की रेपुटेशन को भी जॉन ने बचा लिया था। तभी जैनी जो कि एक तरफ खड़ी हुई होती है वो ये सब देख रही होती है। वो अच्छी तरीके से जानती है कि जॉन के कार्ड में कितना पैसा है, क्योंकि भाई वही तो पैसा दे रही है। साथ ही इससे पहले कि जॉन VIP लोगों के सामने क्वेश्चन मार्क को देख पाता, जो यान जैनी की तरफ देखता है तो जैनी भी अपना से हिलाती है और वो जो कार्ड होता है वो सामने पास कर देती है। साथ ही सभी एल्डर्स जो कि किंग मुयर के साथ आए हुए होते हैं काफी ग्रेटफुल तरीके से जॉन को देख रहे होते हैं कि भाई धन्यवाद यार, बचा लिया। जॉन को याद था कि उस टाइम पे किंग हावरा ने अपनी पूरी ताकत के साथ जोयान की मदद की थी। साथ ही उस टाइम पे ट्रैप के काफी सारे एल्डर्स ने जोयान के खिलाफ उस चीज की आलोचना भी की थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जोयान इस चीज के लायक नहीं है। लेकिन वास्तव में अब जब जोयान ने उन सब के लिए इतनी बड़ी चीज की थी तो सभी एल्डर्स और मुयर भी थोड़ा सा एम्बेरस होते हैं और रिलैक्स भी फील करते हैं। साथ ही मुयर जोयान को देखकर काफी खुश हो रही होती है और इस टाइम पे उसे जोयान के ऊपर थोड़ी सी डिपेंडेंसी फील होती है कि जब तक जोयान है वो पूरी दुनिया जीत सकती है। इस टाइम पे तो किंग मुयर के दिल में सिर्फ एक ही थॉट होता है कि अगर तुम मिल जाओ कमाना छोड़ देंगे हम। साथ ही मुयर की जो स्माइल होती है बिल्कुल एक खिले हुए फूल की तरह होती है, जो काफी सुंदर लग रहा होता है। हालांकि जब ये लोग बस
राइटर किंग मुयर की तारीफ कर रहा होता है, तब तक उस हाफिज मैन ऑक्शन हाउस के उस एल्डर ने उस कार्ड के अंदर के अमाउंट को पहले ही चेक कर लिया होता है और उसके बाद वो जोयान की तरफ से हिलाता है और इसके बाद ऑक्शन हाउस के स्टेज पर एक बड़ी सी क्वांटिटी अफेयर होती है जो कि होती है 6.5 मिलियन। जिसके बाद सभी लोग तुरंत ही उस ब्लैक पर्सन की तरफ देखते हैं। तभी एक बंदा कहता है, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि क्या डेमन एम्परर की लिटिल सिस्टर के पास इतने कम पैसे भी नहीं होंगे। और शक भरी नजरों से उस बंदे को देखते हुए कहते हैं, ऐसा लगता है कि इसके कुछ हिडन मोटिव हैं। साथ ही सभी लोग काफी ज्यादा एरोगेंटली और डिसरिस्पेक्टेड वे में उसे देख रहे होते हैं कि यह भूखा नंगा गरीब चिंदी चोर है कौन जो मुंह पे काला कपड़ा लपेट के आ गया। जिसके बाद जैनी भी पीछे नहीं रहती और तुरंत ही कहती है, क्योंकि अब अमाउंट को पहले ही देख लिया गया है और कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन कोई भी अगर जानबूझकर परेशानी पैदा करता है तो बिजनेस अलायंस इसे कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। और इसके बाद जैनी कहती है, ऑक्शन कंटिन्यू रहेगा। और इसके बाद वो पर्सन तुरंत ही उस स्किल को किंग मुयर को सौंप देता है और अपने पिछले अपराध के लिए वो माफी मांगता है कि मुझे ऐसा बिहेव करना पड़ा, इसके लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। तभी जैनी किंग मुयर की तरफ देखते हुए कहती है, मिस किंग कृपया वीआईपी रूम में चलें, यहाँ बहुत सारे लोग हैं और प्रॉब्लम हो सकती है। और ऐसा कहते वो जोयान को और मुयर को उसी रूम में इन्वाइट करती जो जोयान के लिए लिया गया था। साथ ही इस टाइम पे जोयान को भी एहसास हुआ था कि काले कपड़े वाला वो पर्सन चुपचाप यहाँ से खिसक गया था। साथ ही किसी को भी उसकी आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता था, लेकिन उसकी इमेज जोयान के दिल में गहराई से मार्क हो गई होती है कि भाई ये बंदा मिलेगा, इसे नहीं छोड़ेंगे। जिसके बाद जोयान कहता है, अगर ऐसा कभी कोई दिन आया जहाँ पे हम दोबारा मिले तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं जोयान कसम खाता हूँ। तभी हर कोई फिर वीआईपी रूम में पहुंच जाता है और अभी जो कुछ भी हुआ उसे देखकर सभी एल्डर्स जोयान को एक एक करके धन्यवाद देने लगते हैं। दूसरी तरफ किंग मुयर वो तो अपना सिर नीचे किए हुए बैठी हुई होती है और हल्की सी बेचैनी भी होती है उसमें। हालांकि ऐसा नहीं था कि किंग मुयर बिल्कुल बेवकूफ है, बस उस टाइम पे उसे थोड़ा सा उकसाया गया था और नाराज कर दिया गया था। और क्योंकि लड़कियों के दिमाग में दिमाग कम गुस्सा ज्यादा होता है, इसलिए बेचारी भड़क गई होती है। साथ ही ये देखकर कि किंग मुयर को भी अपनी गलती का एहसास है, जोयान उससे ज्यादा कुछ नहीं कहता। जिसके बाद जोयान कहता, मुयर तुम्हें पता होना चाहिए कि काफी सारे लोग हैं जो डेमन एम्परर को पसंद नहीं करते, फ्यूचर में तुम्हें थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए। जिसमें मुयर चुपचाप बार बार बड़े आराम से अपना सिर हिलाती है और जोयान की बात एक्सेप्ट कर लेती है। दूसरी तरफ एल्डर्स तो काफी गौर से जोयान और मुयर को देख रहे होते हैं। जिसके बाद जोयान कहता, अभी भी मुझे इस मूवमेंट पे जैनी का धन्यवाद देना चाहिए कि उसने मुझे गाइड किया था। साथ ही जोयान को पता था इन दोनों लड़कियों का एक दूसरे के साथ रिलेशन ज्यादा अच्छा नहीं था, इसलिए जोयान को भी इन दोनों के बारे में बात करते हुए थोड़ा सा सिरदर्द फील हो रहा होता है। साथ ही हर कोई ये सुनकर काफी ज्यादा दंग रह जाता है कि इस मामले को जिसने इतनी अच्छी तरीके से संभाला था वो वास्तव में जैनी थी। तभी किंग मुयर भी कहती है, क्या जैनी ने? इस टाइम पे जैनी को सभी लोग काफी टैलेंटेड मानते थे, लेकिन किंग मुयर भी अब काफी ग्रेटफुल तरीके से जैनी को देखती है। साथ ही उसके दिल में जैनी के लिए जो भी कुछ होता है वो सब अब समाप्त हो जाता है। तभी जैनी कहती है, क्योंकि सिस्टर मुयर मुसीबत में थी तो दूसरी सिस्टर को तो एक्शन लेना ही था, इसलिए तुम्हें इतना पोलाइट होने की कोई जरूरत नहीं है। और ऐसा कहते वो स्माइल करती है। साथ ही वो जोयान के इरादे भी जानती थी कि जोयान उसकी हेल्प जरूर करेगा और उसे ये भी पता था कि मुयर कहीं ना कहीं जोयान से प्यार तो करती ही है और हो सकता था कि जोयान और मुयर फ्यूचर में एक साथ भी होते। दूसरी तरफ जोयान जैनी की तरफ देखता है तो काफी ग्रेटफुल तरीके से देखता है, क्योंकि इन दोनों के बीच के झगड़े और कंट्रोवर्सी हमेशा ही जोयान के लिए सिरदर्द थी। लेकिन अब क्योंकि जैनी ने मुयर के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाने के लिए ट्राई किया था तो जोयान को पता था कि ये केवल उसके कारण है। तभी आवाज आती है उसी हाफिज मैन की जो कहता है, ऑक्शन हाउस कंटिन्यू रहेगा। मुझे दुख है कि जो हुआ उसे आप सभी लोग बर्दाश्त कर सकते हैं। जिसके बाद स्टेज पर अभी भी दो चीजें बची हुई होती हैं और सभी लोग उन चीजों का इंतजार कर रहे होते हैं कि आखिरकार ये फाइनल ट्रेजर किस तरीके का सरप्राइज देगा। हालांकि इस टाइम पे सभी लोग काफी क्यूरियस होते हैं कि भाई आखिरकार नेक्स्ट चीज क्या आने वाली होती है। साथ ही वो बंदा उस नेक्स्ट चीज के लिए टाइम भी उतना ही ले रहा होता है। जिसके बाद वो कहता है, अगली जो चीज ऑक्शन में आने वाली है वो सभी एल्केमिस्टों का एक सपना होता है। और इसके बाद वो तुरंत ही चिल्लाते हुए कहता है, वो है लाइफ ऑफ फ्रूट, फ्रूट ऑफ लाइफ। जिसके बाद वो सफेद जेट ट्रे से लाल रेशम के कपड़े को हटा देता है और वहाँ पे 3 ब्लड रेड फ्रूट दिखाई देते हैं जो कि हल्का हल्का साइन हो रहे होते हैं। जिसके बाद वो बताता है, फ्रूट ऑफ लाइफ लाइफ ट्री का एक फ्रूट है। साथ ही जो लाइफ ट्री है वो काफी ज्यादा धूप वाले एरिया में उगता है और हजारों सालों तक सन के एसेंस को अब्जॉर्ब करता है। साथ ही ये हजारों वर्षों तक खिलता है और इसके बाद 1000 साल बाद ये फ्रूट प्रोड्यूस करता है। जिसके बाद ये फ्रूट 1000 साल तक मैच्योर होता है। साथ ही इस फ्रूट को सनलाइट की प्रेजेंस में ही तोड़ा जाता है और साथ ही साथ इसका यूज डायरेक्ट काफी हैवीली इंजरीज के ट्रीटमेंट के लिए भी किया जा सकता है। साथ ही अगर इसे पिल के तौर पर रिफाइन किया गया तो इसका इफेक्ट और भी ज्यादा होगा। इसलिए चाहे आप किसी खतरनाक सिचुएशन में हो या हैवीली इंजर्ड हो, इस फ्रूट को एक रेयर मेडिसिनल इंग्रेडिएंट माना जा सकता है। तभी एक बंदा कहता है, चाहे फिर भी ये कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन फ्रूट ऑफ लाइफ को वास्तव में ऐसा नहीं कहा जा सकता कि एल्केमिस्ट का ये ड्रीम फ्रूट है।
क्या ऐसा हो सकता है कि ऑक्शन हाउस का मैनेजर कुछ बढ़ा चढ़ा कर बता रहा हो? हालांकि वो अपनी बात को कंप्लीट कर ही पाता कि तभी मैनेजर तुरंत ही कहता है, लेकिन इसके साथ ही साथ एम्परर टीयर की 6 की एक पिल दी जाएगी जो इसका नाम है लव ऑफ द सोल। और ये सुनकर बंदा तुरंत ही कहता है तो ये ऐसा है, और वो काफी हैरान होता है। और इस टाइम पे वो सभी लोग उसी फॉर्मूले को देख रहे होते हैं जो कि लव ऑफ द सोल था। जिसके बाद वो कहता है ये आपकी सोल के अंदर के पुराने और नए घावों को ठीक कर सकता है। साथ ही इसका फर्स्ट टाइम यूज करने पे इसकी भी पॉसिबिलिटी है कि आपकी स्पिरिचुअल पावर थोड़ी सी बढ़ जाए। साथ ही अल्केमिस्टों द्वारा यूज की जाने वाली सबसे बेस्ट सुप्रीम पिल है जो कि एक रैंक 6 की पिल है। साथ ही इसके अंदर यूज होने वाले मेन इंग्रेडिएंट लाइफ फ्रूट, 9 स्प्रिंग वाटर और स्प्रेड सी कुकुम्बर। ये सुनकर तो सभी लोग हैरान होते हुए कहते क्या बात है। उन सभी को यहाँ पे पता था कि सोल के घावों या कि इंजरीज को ठीक करने वाली जो पिल्स होती है वो काफी रेयर होती हैं। साथ ही ये डाउडी कॉन्टिनेंट के अंदर फर्स्ट टाइम था जो कि वास्तव में स्पिरिचुअल पावर को भी सुधार सकता था। हालांकि केवल इसका एक छोटा सा मौका था, लेकिन फिर भी अगर 1% भी पॉसिबिलिटी थी तो भी ये काफी बड़ी बात थी। साथ ही ये हर एक एल्केमिस्ट इसका यूज करना चाहेगा, क्योंकि भले ही इसका इफेक्ट कितना भी कम क्यों ना हो, ये फिर भी यूज करने लायक थी। आखिरकार इस डाउडी कॉन्टिनेंट के अंदर स्पिरिचुअल पावर को बढ़ाना काफी ज्यादा कठिन था, और उसे पता था कि ऐसा लगता है कि उस बंदे को पैसे की कुछ ज्यादा ही जरूरत होगी, वरना वो बंदा कभी भी ऐसे हेवन के चैलेंज करने वाले पिल फॉर्मूले को सेल नहीं करता। साथ ही फ्रूट ऑफ लाइफ के 3 फ्रूट्स और रैंक 6 की पिल का फॉर्मूला, ये भी काफी बड़ी कीमत थी। तभी मैनेजर कहता है इसकी स्टार्टिंग प्राइस 3 मिलियन होगी। और उसकी बात को सुनकर तो उथल पुथल का एक नया ही दौर स्टार्ट हो जाता है और सभी अल्केमिस्ट और सभी लोग इसके लिए बोलियां लगाना स्टार्ट कर देते हैं। साथ ही इन दो चीजों को देखकर जो यान की आंखें भी ललचा जाती हैं, क्योंकि ओल्ड डायमंड एम्परर द्वारा दिए गए पिल फॉर्मूले में रिजुविनेशन पिल और इस पिल दोनों ही पिल के लिए लाइफ के 2 फ्रूट की जरूरत थी। साथ ही जोयान की रेनकार्नेशन पिल और रिजुविनेशन पिल दोनों ही एम्परर टीयर के रैंक 5 की पिल थी, लेकिन दोनों के ही इफेक्ट काफी बड़े थे। साथ ही फ्रूट ऑफ लाइफ के बारे में ऐसा कहा जा सकता था कि वो मरे हुए इंसान को भी जिंदा कर सकता था अगर उसके पास उसकी सोल है तो। और इस टाइम पे तो जोयान किसी भी तरीके से इन 1000 ईयर के लाइफ फ्रूट्स और साथ ही साथ रैंक 6 के पिल फॉर्मूले को पाने के लिए हर कीमत पे कमिटेड था। हालांकि जब जोयान ये सोच रहा होता तब तक इन दोनों ही चीजों की कीमत बढ़कर 5 मिलियन तक पहुंच गई होती है, जिसके बाद जोयान संकोच नहीं करता और तुरंत ही 5.5 मिलियन तक बोली को बढ़ा देता है। अभी जोयान को किंग मुयर ने सारा पैसा वापस कर दिया था जो उसके पास था, और अभी जोयान के पास 5 मिलियन और 5.7 मिलियन होगा। तभी जेनी कहती है यंग मास्टर जो के लिए शायद ये पिल फॉर्मूला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। साथ ही वो थोड़ा सा टेंशन में भी होती है, क्योंकि उसे पता था कि इस तरीके के पिल फॉर्मूले की कीमत कम नहीं होनी चाहिए और जोयान के पास हो सकता है कि पर्याप्त पैसा ना हो। तभी जोयान कहता है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सुनकर जेनी कुछ भी नहीं कहती और पर्पल गोल्डन कार्ड को जोयान की तरफ बढ़ा देती और कहती है इसमें भी कुछ है, शायद ये आपके काम आ जाए। हालांकि जेनी उसकी हैसियत काफी बड़ी थी, इसलिए उसे किसी की जरूरत नहीं होती थी। साथ ही वो जो चाहे वो किसी से भी मंगा देती थी और कोई भी उसके लिए वो चीजें ले आता था, मतलब फैमिली में, इसलिए वो ज्यादा पैसा अपने साथ लेके नहीं चलती थी। हालांकि अब तक बोली भी बढ़ने लगी होती है और बंदा 6 मिलियन तक बोली को पहुंचा चुका होता है। ये देखकर जोयान 6.5 मिलियन तक बोली को पहुंचा देता है। ये देखकर तो किंग मुयर को भी उदासी आ जाती है, क्योंकि अब प्रेजेंट टाइम पे जो कीमत बढ़ चुकी थी उस कीमत के बाद जोयान के पास अब केवल 2 लाख गोल्ड टेल और बचे हुए होते हैं। और इस टाइम पे ऐसा लग रहा होता है कि लाइफ फ्रूट को जीतना इम्पॉसिबल है। लेकिन तभी अगला बंदा कहता है 6.7 लाख, और इस बोली के साथ बेचारा जोयान पीछे रह जाता है। जोयान का चेहरा पीला पड़ जाता है, जिसके बाद वो कुर्सी के पीछे झुककर बैठ जाता है, क्योंकि जेनी के पैसों को जोड़ते हुए भी जोयान को कुछ ज्यादा फायदा नहीं हुआ था। इसलिए जोयान अनिच्छा से बेमन तरीके से स्माइल करता है, और जोयान को इस तरीके से उदास देखकर किंग मुयर के दिल में तो चाकुएं चल जाती हैं। और जोयान के लिए तो अब मुयर का प्यार बहुत ज्यादा बढ़ गया था, बिल्कुल एक समुद्र जितना। साथ ही उसे अपने दिल में पछतावा हो रहा होता है कि ये सब कुछ उसी के कारण हुआ है। अगर उसने अपने आप को कंट्रोल में रखा होता तो कभी भी ऐसी सिचुएशन नहीं आती। जिसके बाद वो जोयान का हाथ पकड़ते हुए कहती है मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी गलती है। उसकी आंखों में लगभग आंसू आ गए होते हैं, जिसे देखकर तो किसी को भी दया आ सकती थी। तभी जोयान उसे रोकते हुए कहता है मुयर ये ठीक है, तुम्हें इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। और इसके बाद लास्ट में इस पिल को आखिरकार 6 मिलियन रैंक 6 के इस पिल को 7 मिलियन की कीमत पे बेच दिया जाता है। और अगर ये स्पिरिचुअल पावर के बढ़ने के इफेक्ट के लिए नहीं होता तो वास्तव में ये कभी भी इस लेवल तक नहीं जा पाती। जिसके बाद 6 गोल्डन कार्ड वहाँ पे आते हैं और वो ट्रे और वो फ्रूट किसी दूसरे पर्सन की तरफ भेज दिए जाते हैं। हालांकि जोयान को इस मामले की ज्यादा परवाह नहीं थी, उसे उम्मीद थी कि फ्यूचर में उसे ये फ्रूट्स वापस से मिल सकते हैं अगर वो मर्चेंट अलायंस के लोगों को इसे ढूंढने और खरीदने के लिए कहता है। दोस्तों मुयर को भी ये पता था कि जोयान केवल खुद को ही तसल्ली दे रहा था,
जिसके कारण उसे काफी ज्यादा पछतावा और बुरा भी फील हो रहा होता है। हालांकि तभी किंग मूयर के दिमाग में तुरंत एक थॉट आता है और वो कहता है मैं उसे पकड़ लूंगी। हालांकि वो बोल नहीं वाली थी कि तुरंत ही वो खुद को रोकती है और इस टाइम पे उसकी जो विल पावर थी वो काफी स्ट्रांग थी। हार मानना और नुकसान में जॉन को देखना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, इसलिए उसके दिमाग में तरह तरह के थॉट आ रहे होते हैं। साथ ही जॉन को निराश देखकर तो किंग मूयर को अपनी सारी प्रॉब्लम्स लगभग भूल गई होती हैं और इस टाइम पे किंग मूयर केवल फ्रूट ऑफ लाइफ और रैंक 6 के पिल फॉर्मूले को पकड़े हुए उस पर्सन के ग्रुप को ही देख रही होती हैं, जिसके ग्रुप का ओनर काफी गोरा चिट्टा आदमी होता है। साथ ही उस बंदे ने नीले कलर के कपड़े पहने हुए होते हैं। साथ ही उसकी कमर पे एक एशियंट ब्लू कलर का कॉपर मेडल लटका हुआ होता है, जिसमें काफी पावरफुल एक वर्ड बैटल लिखा हुआ होता है। तभी किंग मूयर तुरंत ही कहती है कुछ देखा सुना सा लगता है और वो तुरंत ही इसे याद करने लगती है, लेकिन उसे याद नहीं आता। जिसके बाद वो कहती है कोई फर्क नहीं पड़ता और एल्डर्स को आंख मारने के बाद वो तुरंत ही खड़ी होती है, जोयान और जेनी को अलविदा कहती है और तुरंत ही कहती है लिटिल लायर मुझे अब यहाँ से जाना चाहिए, हमारा बाकी का जो हिसाब है उसे मैं बाद में चुका दूंगी। और ऐसा कहते हुए वो एल्डर्स को भी अपने साथ बिना उनकी मर्जी का घसीट कर ले जाती है कि चलो मेरे साथ। जिसके बाद कोई भी ऑक्शन हाउस के गेट पे शानदार सीन को देख सकता था, जहाँ पे मूयर और सभी एल्डर्स गेट पर लटके हुए होते हैं। तभी एक एल्डर कहता है मिस आप क्या करना चाहती हैं, कहीं आपके दिल में कुछ गड़बड़ तो नहीं चल रहा। जिसपे किंग मूयर कहती है तुम पहले अपने आप को अच्छे से छिपाओ, इस बात को किसी को भी नहीं बताना। ये सुनकर वो एल्डर भी काफी हैरान होता है, उसे समझ में नहीं आ रहा होता कितनी भरी दोपहर के दिन के उजाले के अंदर वो लोग ऑक्शन हाउस की छत के ऊपर लटके हुए कर क्या रहे थे। साथ ही उनके सामने की आधे दिमाग की लड़की उन्हें बता भी नहीं रही होती। साथ ही एल्डर को लग रहा होता कि कहीं ये लड़की ऑक्शन हाउस को लूटना तो नहीं चाहती। ये सोचकर तो एल्डर डरने लगता है और तुरंत ही एम्बैरेस होते हुए कहता है वो मिस मुझे डराओ मत, कहीं तुम ऑक्शन हाउस पे अटैक करने का थॉट तो नहीं बना रही। इस टाइम पे तो एल्डर की आवाज लड़खड़ाने लगी होती है, जिसमें मूयर तुरंत ही कहती है बकवास बंद करो, मैं इस टूटे फूटे से ऑक्शन हाउस में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखती। इस टाइम पे मूयर काफी लॉन्ग टाइम से इंतजार कर रही होती, लेकिन दूसरी पार्टी अब तक बाहर ही नहीं आई थी। साथ ही ये फर्स्ट टाइम था जब मूयर ने इतना ज्यादा पेशेंस रखा था, इसलिए वो तुरंत ही कहती है मैं केवल फ्रूट ऑफ लाइफ और रैंक 6 के उस पिल फॉर्मूले को प्राप्त करना चाहती हूँ। तभी एल्डर कहता है ओह थैंक गॉड आप ऑक्शन हाउस पर अटैक नहीं करना चाहती, मैं तो बच गया। जिसके बाद एल्डर कहता है क्या मैंने कुछ गलत सुना, आप ऑक्शन हाउस पे अटैक नहीं करना चाहती लेकिन आप रैंक 6 की पिल और फ्रूट ऑफ लाइफ को चोरी करना चाहती हैं। आपको पता है जुक्सी सिटी के अंदर फाइट मना है। मिस आपको सोचना चाहिए और साथ ही साथ मिस आपको ये भी समझना चाहिए कि वो रैंक 6 का फ्रूट आपके लिए पूरी तरीके से बेकार है। आपको तो पता ही नहीं है पिल कैसे रिफाइन की जाती है, तो आप उस फ्रूट का करेंगे भी क्या। जिसमें मूयर तुरंत ही कहती है लिटिल लायर उस चीज को चाहता है, क्या आपने नहीं देखा वो कितना उदास था, मुझे वो चाहिए 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 किसी भी कीमत पे चाहिए। लिटिल लायर ने मेरी मदद की है, मैं उसकी मदद करूंगी। साथ ही मुझे ऐसा लगता है कि सामने वाला जो ग्रुप है वो भी मेरे डायमंड क्लेम से रिलेटेड है। तभी एल्डर कहते हैं लेकिन इस तरीके से तो हमारे जो रिलेशन है वो भी बिगड़ सकते हैं। जिस वो मूयर कहते हैं मुझे परवाह नहीं, मुझे बस वो फ्रूट और वो पिल चाहिए, पिल का फॉर्मूला चाहिए। इस टाइम पे तो किंग मूयर कोई बात ही नहीं सुनना चाहती थी, बस एक ही रट लगाई थी, उसे पिल चाहिए, पिल फॉर्मूला चाहिए और वो फ्रूट चाहिए। क्योंकि जो यान को दास देखकर तो उसे ऐसा लगा था कि दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए और उसे लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये उसके कारण हुआ है, इसलिए वो उसकी मदद करना चाहती थी। जहाँ तक रिजल्ट की बात थी तो इस लड़की ने कभी रिजल्ट सोचा है, कभी नहीं सोचा। जिसके बाद मूयर तुरंत कहती है अगर तुम्हें नहीं जाना तो मत जाओ, मैं खुद चली जाऊंगी। ये देखकर सभी एल्डर्स एक दूसरे को देखते हैं और अपने सिर पे हाथ मारते हुए कहते हैं हम आपको अकेले नहीं जाने दे सकते, आपकी जान जोखिम में नहीं डाली जा सकती। दूसरी तरफ इस टाइम पे ऑक्शन हाउस के अंदर अभी भी एक चीज बची हुई होती है जो कि लास्ट आइटम था और इसे देखकर सबकी सांसें रुकी हुई होती हैं। साथ ही सब जानना चाहते थे कि आखिरकार लास्ट ट्रेजर क्या होने वाला है। दूसरी तरफ जो यान भी इसी का इंतजार कर रहा होता है कि चलो भाई लास्ट आइटम भी देख ही लेते हैं। साथ ही ऑक्शन हाउस का वो मैनेजर सभी की नजरों के सामने, जलती हुई नजरों के सामने धीरे धीरे पूरा सस्पेंस के साथ वो कपड़ा उठाता है तो उस ट्रे के ऊपर एक येलो कलर का कागज का एक टुकड़ा होता है जिसके अंदर पता नहीं क्या लिखा था, क्या था किसी को भी नहीं पता था। साथ ही इसके ऊपर कुछ पैटर्न थे लेकिन उन्हें भी साफ तौर पर नहीं देखा जा सकता था, जिससे सभी लोग उदास होते हैं। ये देखकर ऑक्शन हाउस का मैनेजर भी थोड़ा सा एम्बेरस होता है और कहता है ये टुकड़ा एक पावरफुल पर्सन द्वारा प्राप्त किया गया था जब वो मेनलैंड के अंदर रिस्ट्रिक्टेड प्लेस लाइटिंग स्काई लेक को खोज रहा था, सॉरी डेथ स्काई लेक को खोज रहा था। साथ ही जैसा कि हम लोग जानते हैं डेथ स्काई लेक उसे 7 स्टार डाउडी लेवल के बॉर्डर की ग्रेवयार्ड के तौर पर भी जाना जाता है और ये चीज वहां से लाई गई है, इसलिए ये चीज कुछ ना कुछ तो मिस्टीरियस होनी ही चाहिए। साथ ही हो सकता है कि इस टुकड़े के साथ कोई मिस्टीरियस और रेयर चीज का एक सीक्रेट छिपा हो जो आप लोगों को माला माल अंबानी बना दे। हालांकि ये जो टुकड़ा है ये पूरा नहीं है, इसलिए पूरे ही चीज को ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मुझे भरोसा है कि ट्रेजर जरूर मिल सकता है अगर आप लोग लकी हैं तो।
मुझे उम्मीद है कि आप लोग सभी लोग अपना अपना लक ट्राई करने की कोशिश जरूर करेंगे। और इस टाइम पे ये देखकर कि कोई भी इस चीज में इंटरेस्ट नहीं ले रहा, मैनेजर पूरी कोशिश करता है कि लोगों के इंटरेस्ट को इस चीज के लिए जगा सके, लेकिन सबके इंप्रेशन टस के मस नहीं होते। जिसके बाद एक बंदा कहता है ये तस्वीर क्योंकि पूरी नहीं है तो इसकी कीमत कम होनी चाहिए। दूसरा, इसके अंदर कुछ भी साफ साफ नहीं दिख रहा तो भी इसकी कीमत कम होनी चाहिए। टूटी फूटी फटी, यहाँ तक कि अपनी पूरी ह्यूज इमेज के सामने 1/4 भी नहीं है, मतलब शायद 1/4 पार्ट है। तो इस मैप के साथ वास्तव में ट्रेजर ढूंढना काफी मुश्किल है। हालांकि लोगों के इंप्रेशन अभी भी काफी ज्यादा शांत थे। ये देखकर मैनेजर थोड़ा सा उदास होता है कि वास्तव में लोग इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे। जिसके बाद बेचारा एक और ट्राई करते हुए कहता है, अगर मैं सच कहूँ तो इस मैप के अंदर जो चीज होनी चाहिए वो काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होनी चाहिए, और क्योंकि ये केवल उस मैप का एक पार्ट है फिर भी इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। इस टाइम पे तो उसे लग रहा होता है मैनेजर को कि इस बार अपना नुकसान हो सकता है, इसीलिए वो तुरंत ही कहता है इस इमेज की जो कीमत है वो 10 लाख है। हालांकि ये देखकर कुछ लोग अभी भी अपना लक आजमाना चाहते थे और देखते ही देखते इस इमेज की कीमत 2 मिलियन तक पहुंच जाती है, लेकिन कोई इससे आगे बोली नहीं लगा पा रहा होता। ये देखकर वो बंदा कहता है 2 मिलियन 1, 2 मिलियन 2। साथ ही उसे लग रहा होता है कि इस बार ये मैप एक बड़ा ही रिकॉर्ड बना सकता है, क्योंकि एक टाइम पहले एक रिकॉर्ड रैंक बाली रैंक 5 की फ्लेम का जो एक मैप का टुकड़ा था वो वास्तव में आसमानी कीमत पे बेचा गया था, जो कि 5 मिलियन तक पहुंच गया था। इसलिए उसे उम्मीद थी कि शायद ऐसा ही कुछ होगा और 2 मिलियन से भी वो काफी सेटिस्फाइड होता है। आखिरकार जो स्काई फायर थी वो 3 मिस्टीरियस चीजों में से एक थी जिसका लोग सपना देखते थे, इसीलिए उसकी जो कीमत थी वो तो बढ़नी ही थी। हालांकि जब ऑक्शन हाउस का वो मैनेजर लास्ट डिसीजन लेने ही वाला होता है कि तभी जॉन उठता है और जॉन को जान की आवाज सुनाई देती है जो कि कहते हैं, अबे चूतिए जल्दी करो उस चीज को खरीद, कहाँ खोया हुआ है, क्या तू देख नहीं रहा। ये देखकर जॉन तुरंत उठते हुए कहता है 2.5 मिलियन, आई मीन 2.1 मिलियन। जिसके बाद जॉन कहता है क्या देखना है अब बताओ। तभी ओल्ड जॉन कहते हैं, बेटा तूने अभी एक मैप का टुकड़ा कहीं और से उठाया था, याद है तुझे, देख सामने वाला भी वैसा ही लग रहा है। ये देखकर जॉन तुरंत ही अपनी अंगूठी को फ्लिप करता है तो उसके हाथ में वो इमेज आ जाती है जो कि जो यान को बिगिनर कंपटीशन के प्राइस के तौर पर मिली थी, और ऐसा लग रहा होता है कि दोनों ही चीजें एक से ही इंग्रेडिएंट से बनी थी। जो देखकर जॉन थोड़ा सा खुश होता है कि चलो भाई कुछ तो मिला। साथ ही जॉन अपनी स्पिरिचुअल पावर से डबल चेक करता है। तभी जैनी कहती है क्या है, क्या आपको ये चाहिए। जिस पे जॉन कहता है चाहिए क्या, हाँ चाहिए ही चाहिए। 2.1। जो यान को इस चीज के बारे में बोली लगाते हुए देखकर हर कोई चौंक जाता है, लेकिन कोई भी इसके आगे की बोली नहीं लगाना चाहता था। आखिरकार एक टुकड़े के लिए कोई भी अपना पैसा बर्बाद नहीं करना चाहता होता। तभी जैनी क्यूरियस होते हुए कहती, यंग मास्टर जियो आप कंफर्म हैं एक टूटे हुए मैप के टुकड़े के लिए आप इतना पैसा बर्बाद कर रहे हैं। जिसपे जॉन कहता है ठीक है यार, जुआ खेलने में क्या जाता है, डूबेंगे या उभरेंगे जो भी होगा देख लेंगे। जिसके बाद ये लास्ट आइटम जो यान को दे दिया जाता है, और जैसे ही जो यान को ये इमेज मिलती है तो यान उसे मैप के दूसरे टुकड़े के पास लाने से पहले और ज्यादा वेट नहीं कर पाता, और जॉन जैसे ही इसे नजदीक लाता है तो वो देख सकता था कि ये बिल्कुल फिट बैठ रहा है, लेकिन वो देख सकता था कि इस बर्ड के इस मैप के टुकड़े को जोड़ने के बाद केवल फ्लेम का एक बर्ड ही उसमें दिखाई दे रहा होता है। ये देखकर जैनी खुश होते हुए कहती, क्या ये स्काई फायर की इमेज हो सकती है। ये देखकर तो जोयान और जैनी एक दूसरे को देखते और तुरंत ही स्माइल करते हैं, क्योंकि अगर ये सच था तब तो फिर पैसा वसूल चीज थी ये। दूसरी तरफ वो पर्सन जिसने ऑक्शन हाउस से रैंक 6 की पिल का फॉर्मूला और 3 फ्रूट ऑफ लाइफ खरीदे हुए होते हैं, वो बेचारा भीड़ से इधर उधर घूमते हुए जुक्सी सिटी में गायब हो जाता है और काफी खुश होता है कि वास्तव में उसे ऐसी पिल मिल गई। साथ ही फ्रूट ऑफ लाइफ पाने की भी उसे काफी खुशी थी। साथ ही उसके साथ के लोग भी इससे काफी खुश होते हैं, और वे ऑक्शन हाउस से उसके साथ पीछे पीछे आने वाली ब्लैक शैडो पे जरा भी ध्यान नहीं देते, और ब्लैक शैडो किंग मुयर और बाकी के लोग होते हैं। हालांकि तभी एक आवाज आती है, फ्रेंड कृपया रुकिए, और इस उतार चढ़ाव के साथ ये जगह शांत हो जाती है और एक लाल कपड़े पहने हुए एल्डर वहाँ पे अपेयर होता है। साथ ही सामने वाले लोग जब ये सुनते हैं तो उनका तो दिल पसीज जाता है, और वो किंग मुयर और बाकी लोगों को अलर्ट तरीके से देखते हैं। जिसके बाद वो बंदा तुरंत ही कहता है, मुझे यहाँ मिस किंग से मिलने की उम्मीद नहीं थी, मैं वास्तव में काफी रिस्पेक्टेड फील कर रहा हूँ। ये देखकर कि दूसरा ग्रुप वास्तव में किंग मुयर को जानता है, एल्डर हैरान रह जाता है। उसे समझ में ही नहीं आता कि वो क्या करे। दूसरी तरफ किंग मुयर भी वास्तव में अपने दिल में कहती है कि मैं यहाँ चोरी करने के लिए आई थी और ये जान पहचान वाला मिल गया। लेकिन किंग मुयर को ये याद नहीं आ रहा होता कि वो इस पर्सन से मिली कहाँ है, लेकिन उसे लग रहा था कहीं तो हम मिले हैं। तभी किंग मुयर के ऐसे इंप्रेशन को देखकर और ये देखकर कि यहाँ पे आए हुए लोग किंग मुयर और एल्डर थे, वो बंदा थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है और इसके बाद कहता है, मिस किंग वास्तव में इतनी बिजी रहती हैं, हो सकता है कि वो मुझे याद न रख पाई हो। मैं झानमो क्लेन का यंग मास्टर फैंग साओबाई हूँ, और मेरे क्लेन और डेमन क्लेन के बीच में काफी अच्छे रिलेशन है।
साथ ही काफी सारी जर्नियों के बीच में मुझे एक बार मिस किंग का खूबसूरत चेहरा देखने का सम्मान भी मिला था, लेकिन मुझे अक्सर अफसोस होता था कि मैं आपसे मिल नहीं पाया। सभी एल्डर्स ये देखकर काफी हैरान होते कि सामने वाला बंदा बैटल डेमन ट्राइब का यंग मास्टर था और उन्हें अपने दिल में लग रहा होता है कि शायद किंग मुयर अब तो अपना मन बदल ही लेगी और कभी भी गुस्से में इससे फाइट तो नहीं करेगी। दोस्तों किंग मुयर को भी अब याद आता है कि इस बंदे से वो कैसे मिली थी, हालांकि फिर भी उसके ऐसे बिहेव का किंग मुयर पे कोई भी ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। इस टाइम पे उसका मन तो केवल एक ही थॉट से उलझा हुआ होता है कि जो यान को वो फील और वो फ्रूट चाहिए और मुझे उसे वो देने हैं, चाहे जैसे भी। मैं जो यान के लिए चोरी भी करूंगी। लेकिन सामने वाले बंदे की तारीफ ने उसे थोड़ा सा परेशान भी कर दिया होता है। अब लड़कियां थोड़ा सा तारीफ सुन के खुश हो जाती हैं तो क्या करें। तभी किंग मुयर कहती है ये सबसे अच्छा है, अगर हम एक दूसरे को जानते हैं तो क्या हम कुछ चीजों पे चर्चा कर सकते हैं। किंग मुयर इतनी भी बेवकूफ नहीं थी, उसे पता था कहाँ फाइट करना है और कहाँ पे पोलाइड होना है। दूसरा वो बंदा जब ये देखता है कि डेमन क्लेन की नंबर 1 ब्यूटी क्वीन किंग मुयर वास्तव में उससे बात करना चाहती है, फेंग शाओवाई तुरंत ही खुश हो जाता है और जल्दबाजी में कहता है मुझे नहीं पता मिस किंग का क्या ऑर्डर है, लेकिन अगर वो कुछ भी ऑर्डर करेंगे तो मैं अपना सबसे बेस्ट करूंगा। तभी किंग मुयर कहती है ये कोई बड़ी बात थोड़ी है, बात बस इतनी सी है कि क्या आप मुझे रैंक 6 का पिल फॉर्मूला और वो फ्रूट दे सकते हैं जिसे आपने अभी अभी ऑक्शन हाउस से खरीदा है। साथ ही सामने वाले बंदे की काइंडनेस को देखते हुए किंग मुयर को लग रहा होता है ये मामला आसानी से सुलझ जाना चाहिए, इसलिए वो काफी शांत भी होती है। दोस्तों किंग मुयर की बात को सुनकर फेंग शाओवाई काफी अजीब से फेस इंप्रेशन के साथ किंग मुयर को ग्रीट करते हुए कहता है अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ तो ये पिल फॉर्मूला और राइस फ्रूट मेरे लिए काफी इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं वास्तव में इन चीजों को तो मिस मुयर को नहीं दे सकता, कृपया मुझे माफ करें मिस किंग। तभी किंग मुयर तुरंत ही कहती है ये रैंक 6 का फॉर्मूला और ये पिल मेरे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तुम इसके बदले एक शर्त रख सकते हो। और ऐसा कहते हुए वो तुरंत ही जिद में आ जाती है और ये सुनकर तो फेंग शाओवाई के फेस इंप्रेशन बदल जाते हैं कि किंग मुयर वास्तव में इतनी दबंग है। साथ ही लाल कपड़े पहने हुए दोनों एल्डर तुरंत ही एक एक कदम आगे बढ़ाते हैं। उन्हें उम्मीद थी कि भाई अब ये पिल फॉर्मूला तो मुयर लेके ही मानेगी और वो उम्मीद करते हैं कि उनके कदम आगे बढ़ाने से हो सकता है कि फेंग शाओवाई हार मान ले ताकि उनके रिलेशन भी न टूटे, और अगर वो कोई शर्त रखता भी है तो इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था वो अगर उसे पूरा कर सकते थे तो। तभी एल्डर भी कहते हैं अगर आप ये फुल में पिल फॉर्मूला मिस को दे देते हैं तो मैं आपका काफी ग्रेटफुल रहूंगा क्योंकि ये उनके लिए काफी जरूरी है और मेरा ब्लड डेमन ट्राइब भी आपके इस ग्रेटनेस को हमेशा याद रखेगा। तभी फेंग शाओवाई अपने दिल में उसके काफी उतार चढ़ाव होता है, जिसके बाद आखिरकार वो अपना मन बनाते हुए सहलाते हुए कहता है अगर वास्तव में कोई रास्ता नहीं तो हमारी फैमिली के लिए भी ये पिल फॉर्मूला और फ्रूट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका काफी स्पेशल यूज होता है, लेकिन डेमन एम्परर की खातिर मैं लाइफ के एक फ्रूट को त्यागने के लिए तैयार हूँ। जहाँ तक दूसरों की बात है तो मैं केवल माफी मांग सकता हूँ। तभी किंग मुयर को गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत ही कहती है ऐसा लगता है कि बातचीत करना बेकार है। इस टाइम पे उसे अगर यहाँ पे बैटल डेमन क्लेन के यंग मास्टर के साथ फाइट भी करनी पड़े तो भी वो ज्यादा परेशान नहीं थी क्योंकि जोयान को ये फ्रूट चाहिए था और जोयान के लिए तो कुछ भी भाई, फिर भले अपना क्लेन टूट जाए। अगर जोयान को ठंडी लग रही है ना ये बंदी अपना घर जला देगी कि ले भाई बैठ के ताप ले आगी। बस एक घर जलाने के बजाय एक और भी तो रास्ता है जोयान को ठंड से बचाने का। हाँ समझ गए, चलो आगे चलते हैं। लेकिन क्योंकि उस रास्ते में घर जलाने की जरूरत नहीं है लेकिन घर की जरूरत है। जिसके बाद किंग मुयर अपने कदम को आगे बढ़ाती है और 5 स्टार डाउडी लेवल के ऑरे को पूरी तरीके से एनलेस कर देती है। ये देखकर फेंग शाओवाई का फेस इंप्रेशन बदल जाते हैं और वो तुरंत ही कहता है क्या ऐसा हो सकता है कि आप मेरे साथ फाइट करना चाहती हैं? हमारी दोनों ट्राइब्स के बीच में काफी अच्छे रिलेशन है। हालांकि उसकी पावर भी इंटरमीडिएट 5 स्टार पर ही थी, लेकिन किंग मुयर के कंपैरिजन में ये अभी भी थोड़ा सा वीक थी। जिसके बाद किंग मुयर अपने दोनों ही हाथों को खोलकर आसपास की और रीजन को ऑब्जर्व करने लगती है और सिचुएशन काफी स्ट्रेसफुल हो गई होती है, मानो कभी भी फाइट स्टार्ट हो सकती थी। जिसके बाद मुयर तुरंत ही कहती मैं किंग मुयर आपको बाद में मुआवजा दूंगी, और उसके हाथ में उसका व्हिप आ जाता है यानी चाबुक, और उस चाबुक की नोक में ब्लू कलर की लाइट साइन होने लगती है और इसके बाद वो व्हिप तुरंत ही शाओवाई की रिंग की तरफ उछल जाती है। साथ ही सभी एल्डर्स भी तुरंत ही चारों तरफ तितर बितर हो जाते हैं ताकि कोई यहाँ से भाग ना पाए। ये देखकर शाओवाई भी अपने लोगों को हाथ से संकेत देता है कि भाई कोई मत भागो, और इसके बाद उदास चेहरे के साथ तुरंत ही हवा में चला जाता है और उसके हाथ में ब्लैक चैन हैमर आ जाता है। और इस टाइम पे उन दोनों के बीच की फाइट स्टार्ट हो गई होती है। हालांकि सभी एल्डर्स भी काफी ज्यादा टेंशन में होते क्योंकि दोनों ही लोग अपने अपने क्लेन के इंपॉर्टेंट पर्सन थे, तो कोई भी गलती नहीं हो सकती थी। साथ ही फाइट को देखना फाइट करने के कंपैरिजन में ज्यादा डरा देता था, इसलिए एल्डर काफी ज्यादा डरे हुए होते हैं। इस टाइम पे किंग मुयर भी अपनी जो स्ट्रेंथ होती है और ओरिजिन कोई होती है इससे धीरे धीरे अपने चाबुक के अंदर डाल देती है और इसके बाद उसे सीधा ही बार हैमर की तरफ अटैक करती है। ये देखकर फेंग शाओवाई भी अपने आसपास आ रहे चाबुक को इग्नोर करते हुए पावरफुल रोर करता है और अपने वार हैमर से किंग मुयर के ऊपर अटैक करता है।
तभी किंग मुयर भी अपनी स्पीड का यूज करते हुए फेंग शाओवाई से थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट करती है। हालांकि इस टाइम पे किंग मुयर की आइडेंटिटी के कारण फेंग शाओवाई उस पर ज्यादा खतरनाक अटैक नहीं कर रहा था और इस टाइम पे बैटल एरिना के बीच में केवल विफ और हैमर की फाइट दिखाई जा रही होती है और दोनों तरफ के एल्डर्स काफी ज्यादा टेंशन में होते हैं। इस टाइम पे किंग मुयर भी अब तक अपनी पूरी झिझक और हेजिटेशन को खत्म कर देती है, क्योंकि वो लाइफ फ्रूट और रैंक 6 के फॉर्मूले को अम्पुजुआन को किसी भी कीमत पे देना चाहती, तो उसके लिए वो अपने दोनों क्लेनों के बीच के रिलेशन की भी परवाह नहीं करती। साथ ही किंग मुयर के ऐसे इंप्रेशन को देखकर एल्डर भी थोड़ा सा परेशान और डरे हुए दिखाई देते हैं। उन्हें पता था कि वो प्रेजेंट टाइम पे किंग मुयर को कोई ऑर्डर भी नहीं दे सकते थे और यहाँ पे अब एक चीज होना तो पक्का था कि दोनों क्लेनों के बीच के रिलेशन खत्म होने वाले थे। इसलिए एल्डर तुरंत ही कहते हैं मुझे क्या करना चाहिए। हालांकि जब ये सभी एल्डर्स थोड़ा सा परेशान होते तभी एक तेज हवा का झोंका आता है, जैसे सभी के सेंसेस से पता चलता है कि कोई ना कोई पर्सन तो यहाँ पे आया है और यहाँ पे किसी को भी नहीं पता था कि नया आने वाला पर्सन दोस्त है या दुश्मन। इसलिए सभी लोग थोड़ा सा और परेशान हो जाते हैं। तभी अगले ही मूवमेंट ब्लड रेड कपड़े पहने हुए हेल बर्ड लिए हुए एक ओल्ड मैन दिखाई देता है। साथियों वो बैटल हेल बर्ड 2 मीटर लंबा होता है और हाफ मून के साइज का होता है। साथ ही हेलबर्ड पूरा ब्लैक और नोक पर ब्लड रेड होती है। साथ ही ये हेलबर्ड काफी हाई क्वालिटी का भी लग रहा होता है। साथ ही हेलबर्ड की क्वालिटी और स्ट्रेंथ को देखते हुए जो एल्डर होता है वो थोड़ा सा पतला दिख रहा होता है। उसकी स्किन रेड ब्राउन होती है, बाल घुंघराले होते और लंबी दाढ़ी, आसमान तक उड़ते हुए बाल, और वो जिसे भी देख ले बेचारा डर से ही मर जाए। जिसके बाद ओल्ड मैन वहाँ खड़े होते हुए अपने ऑरे को स्प्रेड करता है, जिससे सभी लोग तुरंत ही ठंडे पसीने से तरबतर हो जाते हैं और तुरंत ही घुटने टेक देते हैं। दूसरी ओल्ड मैन के सामने आते ही किंग मुयर और फेंग शाओवाई जो फाइट कर रहे होते हैं वो तुरंत ही रुक जाते हैं। ये देखकर मुयर तुरंत ही कहती है फोर्थ ग्रैंडफादर आप आखिरकार आ गए। आप वास्तव में मुयर को याद करते हैं और किंग मुयर काफी ज्यादा पोलाइटली खुद को हैरान होते हुए सामने वाले बंदे को देखती है। तभी एल्डर तुरंत ही कहते हैं मुयर आओ, फोर्थ ग्रैंडफादर को तुम्हें अच्छी तरीके से देखने दो, अब तो तुम काफी ज्यादा यंग हो गई हो। और इसके बाद जब ये बंदा मुयर को देखता है तो तुरंत ही स्माइल करता है और अपने ऑरे को तुरंत ही गायब कर देता है। जो ओल्ड मैन ब्लड डेमन ट्राइब का 4th एल्डर था, जो बचपन से ही एक टैलेंटेड पर्सन माना जा सकता है और ये क्लेन के अंदर शायद 10,000 सालों में से एक ही ऐसा पर्सन होता था। साथ ही इसका बिहेवियर भी अनकंट्रोलेबल था और इसे घूमना पसंद था। साथ ही इसका ठिकाना भी किसी को नहीं पता था और ये लगभग 2000 बरसों से गायब है, लेकिन उसके यहाँ पे अपेयर होने की उम्मीद किसी को नहीं थी। मुझे ये बताओ साला, ये चूतिया पर कौन सा नशा फूक के किया गया है? अगर बंदा 2000 सालों से गायब था तो इसका मतलब है कि मुयर इसके सामने पैदा हुई थी, तब तो ये मुयर को जानता है और मुयर इस बंदे को जानती है, तो इसका मतलब मुयर 2000 साल की है, हमारा ठरकी 30-40 साल का है, मुश्किल से 30 पकड़ लो। ये कैसा रिश्ता है? ये क्या रिश्ता कहलाता है भाई? फिर हमारा ठरकी 30 साल का मासूम नाजुक सा लड़का सामने जिससे उससे प्यार हुआ है वो लड़की 2000 साल से ज्यादा की ही हुई। कोई मुझे बता सकता है ये रिश्ता क्या कहलाता है? खैर जो भी कहलाता है कहलाने दो। इसी के साथ इस एपिसोड को अब हम यहीं पे एंड करने वाले हैं, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी मार दो और हाँ कमेंट